हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी साइंस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 लिविंग वर्ड। ये इसका कुछ पार्ट हमने ऑलरेडी कर लिया था और हम करने वाले पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट आता है हाउ आर वी कनेक्टेड टू माइक्रोब्स। इन सारे ये जो सूक्ष्म जीव जिन्हें हम बोलते हैं इनसे हम कनेक्टेड कैसे हैं। सो कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू। क्या हमें ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये दूसरी जगह पर भी मिलते हैं। सो लेट्स have a discussion. Have you ever seen a lemon, tomato, orange or any other food item rot after being left outside for some time? क्या आपने इनमें से कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज़ देखी है जिसको बाहर छोड़ दिया और इस तरह से वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो अगर आपने देखा है, इफ़ यस you may have noticed a powdery or cotton like growth on them। तो अगर आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि उनके ऊपर एक पाउडर सी और इस तरह की कॉटन जैसी जो है ग्रोथ हो जाती है। दिस हैपन बिकॉज दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स। अब ये क्यों होते हैं? क्योंकि वो जो माइक्रोब्स हैं उनसे ये इफेक्ट हो गए हैं। बट वेयर डिड दिस माइक्रोब्स कम फ्रॉम? लेकिन ये आए कहाँ से? हाउ डिड दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द फूड? और फूड के कॉन्टैक्ट में कैसे आए? So this happen because microorganisms can be found everywhere, be it in water, soil, air or even in some food item। तो microorganisms क्या हैं? हर एक जगह आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो पानी है, वाटर है, कोई भी जगह हो, यहाँ तक कि खाने के आइटम्स में भी। You can use a foldscope or a microscope to explore surface of leaves, stem, roots or any other part to see them। आप जो माइक्रोस्कोप या फोल्डस्कोप का यूज़ कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को देखने के लिए। लाइक प्लांट्स एंड एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसे प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें अलग अलग बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी, इसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। सम ऑफ देम कैन बी इवन फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन such as hot weather spring or snow cold zone as well as at moderate temperature। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ये नहीं कि किसी सिंपल कंडीशन में ही आपको दिखेंगे, ये कैसी भी एक्सट्रीम जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे, चाहे बहुत ज़्यादा गर्म है वो जगह, हॉट वाटर स्प्रिंग्स हैं, या फिर बहुत ठंडी जगह हैं, या फिर मॉडरेटेड टेम्परेचर है, हर जगह वो आपको देखने को मिलेंगे। You already know some of these organisms live inside our bodies। अब कुछ हमारी बॉडी के अंदर भी हैं, स्पेशली इन आवर गट्स। You have studied in the chapter life process in animal in curiosity grade 7। ये जो आपने ग्रेड 7 में जो आपकी बुक थी उसमें पढ़ा था। That our intestine have many bacteria that help in digestion। अब ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? हेल्प करते हैं डाइजेशन में। Like plants and animal microorganisms vary in shape, size and structures। अब प्लांट्स एंड एनिमल की तरह ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी क्या होते हैं? साइज, स्ट्रक्चर, शेप में अलग अलग होते हैं। इन टेबल 2.1 एंड 2.2 यू वुड हैव ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, स्पेरिकल, रोड शेप्स और इरेगुलर। हमने ऑलरेडी ऊपर देखे थे, अलग अलग शेप इनके थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बट वाई डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट इन्फेक्ट द पिकल्स और मुरब्बास। अब खाने की चीज़ें तो वो भी हैं, तो वो फ्रूट्स वगैरह या इन चीज़ों को ही क्यों जो है इन्फेक्ट करते हैं, जो पिकल्स या मुरब्बा वगैरह उनको क्यों नहीं? सो दिस इज बिकॉज यू एड मैनी स्पाइसेस विद सॉल्ट और शुगर टू इट विच एक्ट एज प्रिजर्वेटिव्स। क्यों, क्या होता है, जो पिकल्स या मुरब्बा जो बनाया जाता है उसमें क्या होता है, हम शुगर और सॉल्ट डालते हैं और बाकी बहुत सारे स्पाइसेस उसके अंदर काम डालते हैं, और ये सब चीज़ें मिलकर प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करते हैं। हाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डू नॉट अलाउ दिस ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो ऑन देम। और ज़्यादा जो है सोल्ट और शुगर होने की वजह से ये वो जो है उनको अलाउ नहीं करते हैं कि उन चीज़ों पे वो अपने आप को ग्रो कर पाए। नाउ हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले अ रोल इन अवर डेली लाइफ। अब डेली लाइफ में इनका जो है हमारी लाइफ में क्या रोल है? हाउ डू दे हेल्प टू क्लीन द एनवायरमेंट। और जो एनवायरमेंट है उसको कैसे ये क्लीन रखते हैं? So key player in cleaning the environment। Let us attempt to understand this by doing an activity। तो इसके लिए एक एक्टिविटी करेंगे। Take an empty container and fill it halfway with garden soil। तो आधे में क्या डालनी है? गार्डन सोइल डालनी है। Add some fruits and vegetable peels to the container। उसके बाद कुछ पील और वेजिटेबल के जो भी हैं, मतलब फ्रूट और वेजिटेबल पील्स वो डालने हैं। Thereafter put a layer of soil on it। उसके बाद फिर से एक सोइल डालनी है और उसको छोड़ देना है। Now आफ्टर 2 to 3 weeks ऑब्जर्व द चेंजेस डैट हैव टेकन प्लेस। तो 2 या 3 वीक के बाद आपको चेक करना है क्या क्या चेंजेस हुए। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट
ऑफ द कंटेनर, तो क्या कोई डिफरेंस हुई वहाँ पर कंटेनर में? सो आपको क्या मिलेगा, यू मे फाइंड दैट पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव टर्न्ड इनटू अ डार्क कलर्ड मटेरियल। वो जो पील्स थे फ्रूट्स के और वेजिटेबल के, वो डार्क कलर में चेंज हो गए होंगे। दिस इज मैन्योर, इसे क्या बोलते हैं? मैन्योर, विच इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हेल्प इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। ये क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं और जो हेल्प है, वो जो सॉइल होती है उसको फर्टिलाइज करने में, उसकी फर्टिलिटी बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। बट हाउ डिड द पील ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टर्न इनटू मैन्योर? लेकिन ये मैन्योर में टर्न कैसे हुए? अपने आप तो नहीं बदल सकते ये। इन एक्टिविटी 2.6 यू सो डेट सोइल कंटेन्स वेरियस काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सम ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंगाई एंड बैक्टीरिया एक्ट ऑन प्लांट वेस्ट एंड स्लोली ब्रेक इट इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। सो अब इसमें क्या क्या होते हैं? सम ऑफ दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म जैसे फंगई और बैक्टीरिया वगैरह हैं, वो एज अ प्लांट वेस्ट की तरह काम करते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं, प्लांट वेस्ट पे ये जो है एक्ट करते हैं और धीरे धीरे इसको छोटे छोटे सिंपलर पार्ट्स में तोड़ देते हैं और जिससे ये क्या बन जाता है, न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर बनता है। यू मे हैव सीन गार्डनर्स इन योर स्कूल और इन अ फील्ड नियर योर हाउस कलेक्टिंग ड्राई लीव्स एंड प्लांट वेस्ट टू पुटिंग दैम इनटू पिट्स। तो आपने कई बार देखा होगा, या तो आपके स्कूल में होंगी, नहीं तो आसपास के एरिया में लोग क्या करते हैं, ड्राई लीव्स और जो भी प्लांट के वेस्ट होते हैं उन्हें इकट्ठा करते हैं और इस तरह का पिट बनाया होता है उसके अंदर डाल देते हैं ताकि मैन्योर बन सके। डू यू नाउ अंडरस्टैंड वाई दे डू दिस? तो अब समझ आया वो ये क्यों करते हैं। सो इट इज़ टू मेक नेचुरल मैन्योर, ताकि वो नेचुरल मैन्योर बना सके। नाउ आवर साइंटिफिक heritage. Ancient Indian text, particularly the Vedas, have reference to the word kirimi, which means different type, tiny entity, including दृश्य एंड अदृश्य। तो क्रीमी करके उनका जो एक वर्ड आया है जिसमें जो है हर तरह की मतलब वेदास में ऑलरेडी बोला गया है, जिसमें जो चीज़ें आपकी विजिबल हैं वो भी होंगी और इनविजिबल हैं वो भी। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट, और इनके बारे में जो बेनिफिशियल है, जो चीज़ें उनसे हमें बेनिफिट देती हैं वो भी बताई गई हैं और उनके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो भी बताए गए हैं। अथर्ववेदा ऑल्सो रेफर टू क्रीमी। Now, if you look around carefully, you might see declining plants and fallen leaves stored in a container or lying in the garden. अगर आप आसपास देखेंगे तो देखेंगे कि गार्डन में या तो कहीं पे ड्राई लीव्स को इकट्ठा करके रखा होगा या इस तरह से प्लांट्स वगैरह बहुत ज़्यादा दिखे होंगे जहाँ पे उनको एक जगह पे रखा होगा, और या फिर जो पत्ते वगैरह रखे होते हैं या गार्डन में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें इकट्ठे कर देते हैं, ये डिसअपेयर होते हैं आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द सराउंडिंग, वो वहाँ से कहीं चले जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, अब ये क्यों चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन एंड टर्न दैम इनटू सिमिलर सब्सटेंस रिच इन न्यूट्रिएंट। क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं, उन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और उसके बाद उन्हें जो है जो चीज़ें जो हैं उसमें रिच होती है न्यूट्रिएंट में, उसमें उन्हें चेंज कर देते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स गो बैक टू द सोइल, ये वापस से सोइल में जाते हैं और हेल्प करते हैं प्लांट्स को फिर से ग्रो करने में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो डीकम्पोज बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी को डीकम्पोज करने में भी ये हेल्प करते हैं। सो माइक्रोब्स हेल्प रिसाइकल द वेस्ट एंड रिटर्न इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू नेचर। अब माइक्रोब्स क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं वेस्ट को और वापस से उसको नेचर को प्रोवाइड कर देते हैं जो भी उसके इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसके अंदर फिर से। मैन्योर फॉर्मेशन ओकर्स एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंड एप्रोप्रिएट मॉइस्चर लेवल। अब ये मैन्योर जो होता है वो ये नहीं कि कभी भी हो जाएगा, इसके लिए एक जो है ऑप्टिमल टेम्परेचर होता है और मॉइस्चर लेवल एप्रोप्रिएट होना चाहिए तभी वो होता है। So isn't it interesting? By now you must have understood that bacteria and some fungi are type of microorganisms that play an important role in our lives. So ये जो है एक important role play करते हैं किसमें, बैक्टीरिया और फंगाई हमारी लाइफ में या हमारी डेली लाइफ जो होती है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट को सेफ रखते हैं या हमारे लिए भी। And guess what? These helpful bacteria can also decompose animal waste like dung. अब ये जो एनिमल के जो वेस्ट होते हैं डंग वगैरह उसको भी ये बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं, तो आप देख सकते हैं कितने हेल्पफुल हैं ये हमारे लिए। फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 वी कैन ऑल्सो इन्फर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, ये सिर्फ प्लांट ग्रोथ को जो है हेल्प नहीं करते हैं बट ऑल्सो क्लीन आवर एनवायरनमेंट, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट को जो है ब्रेक डाउन करके।
नाउ थिंक वट वुड हैपन इफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ। अगर ये होते ही नहीं है तो क्या होता? तो एक तो क्वेश्चन हो सकता है। नाउ अ स्टेप फर्दर, अब एक स्टेप और आगे जाना है हमें यहाँ पर। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, बायोगैस की तरह भी वो जो है क्या करते हैं, काम करते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगाई लिव इन एन ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट। तो कैसे एनवायरनमेंट पे रहते हैं जो ऑक्सीजन फ्री होता है उसमें। सम ऑफ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर। सो इन बैक्टीरियाज में कुछ में क्या होती है, एबिलिटी होती है, वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं प्लांट्स और एनिमल वेस्ट को जो प्रेजेंट होता है एनवायरनमेंट में या हाउस होल्ड वेस्ट वाटर जो भी है उन सबको। During the process, they release a mixture of gases containing carbon dioxide and high proportion of another gases, methane. अब ये क्या करते हैं, जब ये प्रोसेस हो रही होती है, डिकम्पोज करते हैं, तो ये बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है जिसे रिलीज करते हैं। और उन गैसेस में क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और बहुत ज़्यादा दूसरी गैस है मीथेन, वो भी होती है। दिस गैस हैज़ बीन यूज्ड एज अ फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग। अब इस गैस का यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल सोर्स कुकिंग के लिए, हीटिंग में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इवन रन व्हीकल्स। तो हर एक चीज़ में इसका यूज़ हो रहा है। मतलब ये प्लांट को मैन्योर भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं चीज़ों को जो वेस्ट है, और उसके बाद जो गैस ये प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी हमारे काम आ रही है। नाउ बी ए साइंटिस्ट डॉक्टर आनंद मोहन Chakravarti was a scientist who studied bacteria. In 1971, he developed a special bacterium that could break down oil spills, helping to clean the environment. So इन्होंने एक बैक्टीरियम बनाया था जो क्या करता है, जो तेल होता है, जो ऑयल होता है, स्पिल हो जाता है, उसको ब्रेक डाउन कर सकता था, जिससे कि एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प होती। हिज डिस्कवरी रिसीव्ड अ पेटेंट इन 1980। पेटेंट क्या होता है, कॉपीराइट होता है जो एक इंसान को दिया जाता है सो डैट नो वन एल्स कैन कॉपी और यूज और सेल हीज और हर इन्वेंशन विदाउट परमिशन। तो मतलब जो चीज़ इन्होंने बनाई है वो यही यूज़ कर सकते, वही सेल कर सकते, दूसरा कोई ये नहीं बोल सकता ये चीज़ मैंने बनाई है, तो उसे क्या बोलते हैं, पेटेंट। His work showed how microorganisms could be used to solve environment problems like pollution. तो इनके वर्क से ये समझ में आया कि किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके एनवायरनमेंट को जो है पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट यूजिंग माइक्रोब्स। और ये इनको जो हमेशा याद रखा जाएगा इनकी कंट्रीब्यूशन के लिए जो इन्हें साइंस में किया और किस तरह से माइक्रोब्स का यूज़ करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। वट आर द अदर प्रॉब्लम विच यू थिंक वी कैन बी सोल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और क्या क्या चीज़ें जो हम सोल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन अवर किचन। ये किस तरह से हमारे किचन में हेल्प करते हैं। सो इसको भी हम एक्टिविटी से देखेंगे। टेक 2 बाउल ए एंड बी, इन ईच टेक 200 grams ऑफ फ्लावर, आटा और मैदा, और एड अ पिंच ऑफ शुगर। नाउ इन बाउल ए एड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड मिक्स इट वेल विद द फ्लोर। इन द बाउल बी डू नॉट ऐड एनी ईस्ट, कुछ ऐड नहीं करना है, इसमें ईस्ट माल डाला था, इसमें नहीं डालना, मिक्स नहीं करना है, सो डैट वी कैन कंपेयर द रिजल्ट ऑफ द 2 बाउल। नीड द फ्लोर फॉर 2 of the 2 bowls with warm water to make the soft dough। दोनों को नीड करना है अच्छे से। कवर द डो विद अ damp cloth and keep it in a warm place। Observe both the bowl after 4 to 5 hours। उसके बाद आपको जो है इसे 4 to 5 hours बाद चेक करना है। Did you find any change in the volume, smell or texture of the dough? If not, leave the dough for some more time। अगर कोई चेंज नहीं है तो फिर से रख दो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के लिए और। After some time you may notice that the dough in the bowl 1 where yeast was added has risen slightly, become fluffy and has a different smell compared to the dough kneaded without yeast। तो जो ए में जो हमने ईस्ट डाल के जिसे जो है डो को नीड किया था उसको आप देखेंगे वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया होगा, फ्लफी सा होगा और उसमें एक अलग सी स्मेल होगी जो बाकी में दूसरे वाले बाउल में नहीं होगी। वाई डज दिस हैपन, तो ये क्यों हुआ। वट इज़ द रोल ऑफ ईस्ट, इसका रोल क्या है। वाई डिड वी एड शुगर एंड वॉर्म वाटर टू द फ्लोर, और ये हमने क्यों ऐड किया। So yeast is a type of microorganisms. It belong to a group of microorganisms called fungi। तो ये फंगाई के जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है। Yeast grow well in warm condition, और ये warm condition में अच्छे से ग्रो करता है। You may recall from chapter life process in animal in grade 7 that like other organisms,
Yeast also repair and break down food to release energy for their growth and carry out life process. तो जैसे बाकी की जो ऑर्गेनिजम्स करते हैं उसी तरह से ये भी करता है, क्या करता है, रेस्पायर भी करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फूड को ताकि एनर्जी रिलीज हो सके और उनकी ग्रोथ में काम आए और कैरी आउट कर सके उनकी लाइफ प्रोसेस को. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड विच फॉर्म बबल डेट मेक द डो सॉफ्ट एंड फ्लफी. अब कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है तो वो क्या करेगी, बबल्स बनाती है जिससे डो फ्लफी और सॉफ्ट बनता है. ईस्ट ऑल्सो प्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. और इस प्रोसेस में ईस्ट जो है एल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है विच गिव द डो अ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल, जिसकी वजह से डो में एक अजीब सी स्मेल आती है. दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स. अब ये ब्रेड्स वगैरह बनाने में, केक बनाने में और बाकी चीज़ें बनाने में बहुत यूज़ होती हैं. इन एडिशन टू ईस्ट सम बैक्टीरिया, अब कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं इसमें जिनका जो है यहाँ पे यूज़ भी होता है, या सच एज लैक्टोबैलिस हेल्प इन फर्मेंटेशन ऑफ बैटर, जो बैटर को फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं जब इडली या डोसा बनाया जाता है और डो फॉर मेकिंग द भटूराज. नाउ टेक 2 स्मॉल ग्लास बाउल, लेबल देम ए एंड बी. 2 ग्लास बाउल लेने हैं ए और बी, उसमें थोड़ा सा गर्म पानी डालना है, मिल्क डालना है ए में, और दूसरे बी में क्या है, ठंडा मिल्क डालना है. नाउ ऐड अ स्मॉल स्पून ऑफ कर्ड और टू ईच बाउल. उसके बाद दोनों में थोड़ी थोड़ी दही डालनी है और अच्छे से मिक्स कर लेना है. कवर बोथ बाउल्स, कीप बाउल ए इन अ वार्म प्लेस एंड बाउल बी इन सम कूल प्लेस जैसे कि रेफ्रिजरेटर फॉर सम आवर और ओवरनाइट. ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्लास बाउल, राइट योर प्रेडिक्शन एंड ऑब्जर्वेशन इन दिस. उसके बाद आपको अपना प्रेडिक्शन यहाँ दिखाना है कि क्या चेंज हुए, क्या नहीं हुए, या हुए तो कैसे हुए हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे चेक करके बताना है. नाउ क्या ऑब्जर्व करेंगे, यू विल ऑब्जर्व डेट इन द बाउल ए द मिल्क हैज़ टर्न इनटू कर्ड आफ्टर अ फ्यू आवर्स. यानी कि जो गर्म आपने किया था वो क्या हो गया है, वो थोड़े टाइम बाद क्या हो गया, कर्ड में चेंज हो गया एंड हैज़ बिकम अ लिटल सार, और थोड़ा सा खट्टा हो गया. वेयर एज इन बाउल बी द मिल्क हैज़ नॉट कर्ड. अब वो तो कर्ड बना ही नहीं है, बट इट माइट बी अ लिटल सार, लेकिन खट्टा ज़रूर है. डू यू नो वाई दिस हैपन, तो ये क्यों हुआ. सो द कर्ड कंटेन सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया. अब कर्ड में जो है बहुत तरह के क्या होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं. दिस वन ऑफ दिस इज लैक्टोबैलिस. अब इसमें से एक क्या है, लैक्टोबैलिस होता है. अब वही चीज़ यहाँ पर हो गई. दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द शुगर इन द मिल्क. अब ये जो शुगर होती है, लैक्टोज जो होता है मिल्क के अंदर, उसको ये फीड करता है, मल्टीप्लाई करता है और फर्मेंट कर देता है मिल्क को टू फॉर्म कर्ड इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल. अब ये एल्कोहल प्रोड्यूस नहीं करता. दीज बैक्टीरिया प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड विच मेक कर्ड सार. अब ये लैक्टिक एसिड जो है प्रोड्यूस करते हैं. ईस्ट में क्या था, वो क्या एल्कोहल प्रोड्यूस कर रहा था तो थोड़ी सी अलग से स्मेल आ रही थी, लेकिन ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से कर्ड खट्टी होती है. These bacteria grow well in warm condition, और warm condition में अच्छे से grow करते हैं. That is why curd is formed in bowl A but not in bowl B, क्योंकि bowl B में क्या था, ठंडा दूध था, और A में क्या था, गर्म, और ये हमेशा warm condition में होते हैं, तो A वाले में अच्छे से कर्ड फॉर्म हो गई थी. We can categorize the microorganism into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, some algae and more. अलग अलग तरह से categorize कर सकते हैं. Some bacteria such as Rhizobinium form the swollen region called nodules and live in them as shown in figure 2.12. तो उसमें हम देखेंगे कि वहीं पर रहते हैं. Roots of certain legumes such as beans, peas and lentils have root nodules that contain Rhizobinium बैक्टीरिया. तो ये जो इनकी रूट्स होती हैं लेगम्स जैसे कि बीन्स, पीज वगैरह, लेंटिल्स होती हैं, इनमें ये बैक्टीरिया मिलता है. These bacteria trap nitrogen from the air and make it useful for the plant. ये क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है और यूज़फुल बनाता है प्लांट्स के लिए. दिस हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइज़र. इससे क्या होते हैं, जो प्लांट्स हैं बिना फर्टिलाइज़र के, केमिकल फर्टिलाइज़र के लिए भी अच्छे से ग्रो करते हैं. दैट इज़ वाई फार्मर ग्रो लेगम्स इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स. तो इसलिए वो जो है इनको बार बार ग्रो करते रहते हैं रोटेशन में बाकी क्रॉप्स के साथ. दिस नेचुरली इंक्रीज द नाइट्रोजन इन सोइल. इससे क्या होता है, नाइट्रोजन जो है इंक्रीज होती है मिट्टी के अंदर और नेक्स्ट क्रॉप के लिए हेल्दी बनाता है.
Amazing microalgae, tiny helper in water. Microalgae are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air, and even on trees. They make their own food using sunlight. While doing this, they also release oxygen and produce more than half of the earth oxygen supply. अब ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से, जैसे बाकी प्लांट्स करते हैं, और इस प्रोसेस में ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और कितनी ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं? मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन। जितनी ऑक्सीजन अर्थ पे है उसके आधे से ज़्यादा ये ही प्रोड्यूस करते हैं। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड सर्व एज अ फूड सोर्स फॉर मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। ये न्यूट्रिएंट्स में जो है क्या है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं, और फूड जो एक्वेटिक एनिमल्स है जो पानी में रहते हैं उनके लिए फूड सोर्स के लिए भी ये काम करते हैं। सम लाइक स्प्रिनलुआ, क्लोरेला एंड डायटोम्स आर ऑल्सो यूज बाई ह्यूमन्स एज हेल्थ सप्लीमेंट। इनको जो है एज हेल्थ सप्लीमेंट और मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो एल्गे ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज टू मेक बायोफ्यूल। इनका जो है बायोफ्यूल बनाने में भी यूज़ किया जाता है और पानी को साफ करने में भी। However, pollution, climate change and habitat destruction are threatening microalgal डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस। लेकिन आजकल जितना पोल्यूशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जिस तरह से इनके हैबिटेट को डिस्ट्रब किया जा रहा है, तो उसकी वजह से माइक्रो एल्गी की जो डाइवर्सिटी है वो एकदम खतरे में आ गई है, वो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड मेंटेन ऑक्सीजन बैलेंस ऑन अर्थ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि इनको इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रहे और ऑक्सीजन जो है बैलेंस वो अर्थ पे बना रहे। नाउ स्प्रिनलुआ, a microalgae is used a superfood is called a superfood because of its health benefit। ये जो है हेल्थ बेनिफिट के लिए इसको सुपर फूड बोला जाता है। अब ये देखो स्प्रिंग की तरह होता है, तो स्प्रिंग लूना इन्हें बोला जाता है। इज ऑल्सो अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन B12 विच इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। इट हैज़ अ लोट ऑफ प्रोटीन, मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट। जितना इनका बॉडी वेट है उसका 60% उसमें क्या है, ज़्यादा से प्रोटीन है, and only a small amount of fat and sugar. Nowadays, farming a spirulina is become a flexible livelihood opportunity। मतलब बहुत अच्छी है ये। You can grow spirulina easily by following these steps. Set a clear glass tank in a bright place away from direct sunlight. Cover the tank with a shade net, और मतलब इस तरह से keep the tank at a place where moderate temperature conditions, ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं। Fill the tank with pond water. Add living spirulina, collect from the pond. Stir the growing spirulina twice a week। उनको अच्छे से स्टर कर देना एक बार। After 3 to 6 weeks, spirulina may be harvested from the tank by filtering it through the fine cloth। उनको जो आप निकाल सकते हैं easily। Conservation of microalgae is a good practice for ensuring food security and livelihood development। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, जिससे फूड की सिक्योरिटी भी रहेगी और आपकी जो जीवन यापन है वो भी अच्छे से होगा। Why is cell considered to be a basic unit of life? So, the body of all living organisms are made up of tiny building blocks called cells. A single cell contains various components that help organisms perform various functions. The bodies of all plants and animals are made up of many cells. Therefore, they are called multicellular, यानी कि मल्टी सेल जिसमें होंगे मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे, तो उन्हें बोला जाता है मल्टी सेलुलर। हर एक ऑर्गेनिज्म में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें बहुत सारे जो हैं सेल्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। सिंगल सेल जो हैं हेल्प करते हैं ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, और जिसमें ज़्यादा होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन इंडिविजुअली but also cooperate with each other to increase the chance of survival. Some microorganisms such as bacteria and protozoa are made up of just one cell। एक सेल से बने होते हैं। These are called unicellular। क्या बोला जाता है, यूनिसेलर और सिंगल सेल organism। They carry out all the function necessary for their survival in a single cell। तो इनके जितने भी ज़रूरी फंक्शंस हैं ये खुद एक ही सेल जो है करता है। Other microbes like algae and fungi are made up of one or more cells। ये एक से ही बने होते हैं और ज़्यादा से भी। For example, yeast is a unicellular fungus while mold is a multicellular fungus। Like animal and plant cells, the cell of microorganisms are also surrounded by a cell membrane।
जैसे बाकी था एनिमल एंड प्लांट का था, ऐसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल भी इससे सराउंडेड होते हैं। सेल्स ऑफ फंगाई एडिशनली हैव अ सेल वॉल, और इनकी एक सेल वॉल भी होती है, बट दे डू नॉट हैव क्लैरोप्लास्ट, सो दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। लेकिन इनमें क्लैरोप्लास्ट नहीं होता, प्लास्ट नहीं होता, जिसकी वजह से अपना फूड नहीं बना पाते हैं। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और बैक्टीरिया में जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस या उनका मेम्बर नहीं होता, मेम्ब्रेन नहीं होता है। इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लाइड। दिस फीचर distinguish them from cells of yeast, protozoa, algae, fungi, plants and animals. We have only looked at a few basic cell structure here. The cell has other components about which you will learn in higher classes. For observing subcellular components, we need microscopes which with high मैग्नीफिकेशन, तो हमें जो है ज़्यादा बड़े माइक्रोस्कोप्स की ज़रूरत है जिनका मैग्नीफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा होता है अगर बाकी फीचर्स देखने हैं तो। एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स मैग्नीफाइज द सेल अबाउट 10 lakh times, where we can see more structure present in a cell. But now you must have understand that all the living beings, including microorganisms, are made up of one or more cells. These cells differ in size, shape and structure. Plants and animal cells also have some differences. Understanding these differences help us learn how these organisms function differently. तो यहाँ पर ऑलरेडी यही बताया गया कि हमें पता चल गया कि हर एक लिविंग बींग में सेल्स होते हैं, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, अलग अलग साइज में, शेप में, स्ट्रक्चर में, और इससे ही वो अलग अलग तरह से बिहेव भी करते हैं, फंक्शन भी करते हैं। In this chapter, we have learned about the beneficial microorganisms. However, there are some microbes that cause disease in plants and animals, including human. लेकिन कुछ हमने इनके बेनिफिट देखे क्या क्या थे, लेकिन कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी हैं जिनकी वजह से डिजीज़ भी होती हैं प्लांट्स, एनिमल, यहाँ तक कि ह्यूमंस में भी। वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिजीज कोज्ड बाय माइक्रोब्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। नाउ क्या क्या हमने पढ़ा? Microorganisms are small sized organisms and are not visible to the unaided eye. They can live in all kinds of environment and even in the bodies of plants and animals. They are either unicellular or multicellular. Bacteria and protozoans are unicellular. Fungi can be unicellular cellular or multicellular. While plants are and animals are multicellular. The cell is a basic unit of a life. The body of all living organisms is made up of cells. A cell contains various components which help the organisms perform their functions and survive. A typical cell is bound by a cell membrane filled with cytoplasm and contain a nucleus. Plant, fungal and bacterial cells have an extra covering that is called cell wall around the cell membrane. Bacteria lack a well-defined nucleus. Cells differ in size and shapes. Their shape is related to the function performed by them. Bacteria, fungi and protozoa are different kind of microorganisms. Viruses are also small in size, but they are different from other microorganisms since they reproduce only inside the host organisms. Microorganisms can be beneficial or harmful. Some microorganisms decompose the plants and animal waste into simple substance and clean up the environment. Some microorganisms reside in the roots nodules of legumes such as peas, beans and lentils. They trap nitrogen from the air and increase the soil fertility. Yeast are fungi which are used in the process of making breads, cake, pastries, idli, dosa and baturas. Lactobacillus is used in the curd formation at home and fermentation process in the food industries. उसके बाद आते हैं आपके कुछ क्वेश्चन आंसर्स। सो चैप्टर में स्टार्टिंग में आपके क्वेश्चन थे, हैव यू एवर वंडर व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम visible? So yes, it would be fascinating to see the microorganisms like bacteria, fungi, protozoa and viruses that are constantly interacting with our environment and even inside our bodies. It would change how we perceive cleanliness, health and the complexity of ecosystem around us. Now, how might your observation of this hidden world can change the way you think about size, complexity and even what count as living? So observing this hidden world would reveal the even micro
Microscopic organisms exhibit complex behavior such as movement, reproduction, response of stimuli, and forming colonies. This would deepen our understanding of what qualifies as a living being and show that size does not limit the complexity of life. How do these tiny living beings interact with each other? So yes, microorganisms constantly interact. Some live symbolically, while other compete for resources and prey on one another. For example, bacteria can help in digestion or cause disease, and fungi can decompose organic matter, enriching the soil. These interactions form the foundation of many ecological processes. Share your questions. Seeing the invisible world and learning about microorganisms spark so many questions. Here are some questions you might have. जैसे what do microorganisms eat to stay alive? Can microorganisms see or feel each other? Or do they just bump into things? Why are some bacteria helpful, like in curd, and other harmful? How do microorganisms survive in tough places like hot spring or salty water? Now, various parts of a cell are given below. Write them in appropriate place in the following diagram. अब ये सारे पार्ट्स को आपको यहाँ लिखना है कि कौन सा कहाँ पर होता है. सो ये सब आप यहाँ लिख देंगे. ठीक है, जो आपका थर्ड है वो सिर्फ प्लांट सेल में होगा, फोर्थ इन दोनों में होगा, प्लांट्स एंड बैक्टीरियल सेल, 6 सिर्फ बैक्टीरिया में है, और 1 और 2 एनिमल में रहेगा सिर्फ. सॉरी, 1 जो है एनिमल और प्लांट सेल में है, 2 और 5 क्या है आपका सब में कॉमन है, कॉमन टू ऑल इन द 3 सेल्स. सो न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ठीक है, कंट्रोल द सेल्स एक्टिविटी. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है डेट फिल द सेल एंड कंटेन ऑल ऑर्गन सेल्स. नेक्स्ट, क्लोरोप्लास्ट फाउंड ओनली इन प्लांट्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. सेल वॉल फाउंड इन प्लांट्स एंड बैक्टीरियल सेल्स, form the outermost layer. Cell membrane found in all cells, locate inside the cell wall in plant bacterial cells or as an outer layer in animal cells. Nucleide found only in bacterial cells, the region where DNA is located since bacteria don't have a true nucleus. Anandi took 2 test tube and marked them A and B. She put 2 tablespoons of sugar solution in each of the test tube. In test tube B, she added a spoonful of yeast. Then she attached 2 incompletely inflated balloons to the mouth of each tube. She kept the setup in warm places away from sunlight. So क्या होगा? What do you predict? What will happen after 3 to 4 days? She observed that the balloon attached to test tube B was inflated. What can be the possible explanation for this? तो इसमें से क्या इसका आंसर रहेगा? So answer will be C. ईस्ट क्या करता है, प्रोड्यूस किया है गैस इनसाइड टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेटेड द बलून. द ईस्ट फर्मेंटेड द शुगर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच इन्फ्लेटेड द बलून. She took another test tube, 1/4 filled with lime water. She removed the balloon from test tube B in such a manner that the gas inside the balloon did not escape. She attached the balloon to the test tube with lime water and shook it well. What do you think she wants? So she wants to test whether the gas produced in the carbon dioxide. If the lime water turns milky, it confirms the presence of CO2 because CO2 react with lime water to form calcium carbonate. A farmer was planting wheat crops in his field. He added nitrogen-rich fertilizer to the soil to get a good yield of crops. In the neighboring field, another farmer was growing bean crops, but she preferred not to add nitrogen fertilizer to get healthy crops. Can you think of the reason? So beans are leguminous crops that form a symbiotic relation with rhizobillum bacteria present in their root nodules. These bacteria fix nitrogen from the atmosphere into the soil, providing a natural source of nitrogen. Therefore, the second farmer does not need to add nitrogen-rich fertilizer. Snehal dug into pits A and B in her garden. In pit A, she put fruits and vegetable peels and mixed it with dry leaves. In pit B, she dumped the same kind of waste without mixing it with dried leaves. She covered both the pits with soil and observed after 3 weeks. So she is trying to test the effectiveness of composting. In pit A,
The mixture of green waste and dry leaves provide the correct carbon dioxide balance needed for decomposition. In pit B, lack of this balance will decompose more slowly and may smell. This experiment shows that decomposing agents like microorganisms work better when both carbon rich and nitrogen rich material are present. Identify the following microorganisms. I live in every kind of environment and inside your gut. So, bacteria. I make bread and cake soft and fluffy. Yeast. I live in the roots of pulse crops and provide nutrients. So, rhizobium. So, ये सब है यहाँ पर. अब चाहे तो इसका ये भी लिख सकते कि एनवायरनमेंट में रहते हैं, वाटर सोइल हर जगह ये आपको मिलेंगे. मेक और ब्रेड को फ्लफी और सॉफ्ट बनाते हैं, जो ऑलरेडी बोला था वहाँ पर. नाउ devise an experiment to test that microorganisms need optimal temperature, air and moisture to their growth. So three step है. Slice A 3 ब्रेड स्लाइस लेने, वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट. बी में ड्राई एनवायरनमेंट, सी में कोल्ड. 3 डेज में क्या देखोगे, ए में जो है मैक्सिमम माइक्रोओबियल या फंगल जो है ग्रोथ है. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो बेस्ट व्हेन टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड एयर आर ऑप्टिमल. Take 2 slices of bread. Place one slice in a plate near the sink. Place the other slice in the refrigerator. Compare after 3 days. So, a bread near the sink will show fungal growth, since a slice in the refrigerator will likely have no or slower growth. Reason: warm and moist condition near the sink promote microbial growth, while cold temperature in the refrigerator inhibit. A student observed that when curd is left out for a day, it becomes more sour. What can be 2 possible explanation? So, 2 reasons why curd become more sour when left out for a day. Microorganisms continue to grow and multiply, producing more lactic acid, which may make the curd more sour. Warmer temperatures speed up bacterial activity, increasing acid production and sourness. Observe the setup given in figure 2.15 and answer the following question. So ये पूरा देखा, warm sugar है, solution yeast है और ये lime water है. What happened to the sugar solution in flask A? So the yeast ferments the sugar in the warm solution, producing carbon dioxide gas and a small amount of alcohol. What do you observe in the test tube B after 4 hours? So lime water in test tube B वो milky हो जाएगा. This happened because CO2 produced in flask A travel through the delivery tube into flask B and react with lime water, confirming the presence of carbon dioxide. What would happen if yeast was not added in the flask A? So fermentation would not occur, and so no carbon dioxide would be produced. As a result, lime water would remain clear in test tube B. So इसके साथ ही आपका ये चैप्टर हो जाता है कंप्लीट. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. That's all for today and please like, share and subscribe. Thank you.